हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त मूवी ओल्ड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप आप एंजॉय करेंगे। मूवी जैसे ही शुरू होती है हम व्यूअर्स एक फैमिली को वेकेशन ट्रिप के लिए जाता हुआ देखते हैं। इस फैमिली में हस्बैंड, वाइफ और उनके दो प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं। एक का नाम मैडॉक्स और दूसरे का नाम ट्रेंड होता है। आगे ये वेकेशन के लिए एक रिसोर्ट पर पहुंच जाते हैं जो कि समुद्र के किनारे होते हैं। वहीं उस रिसोर्ट का मैनेजर इनका वेलकम करता है और इन्हें शरबत पिलवाता है। फिर ये रिसोर्ट में अंदर जाते हैं। मैडॉक्स और ट्रेंड रिसोर्ट में मस्ती कर रहे होते हैं। इसी बीच ट्रेंड की दोस्ती एक इदलिब नाम के लड़के से होती है। इदलिब उसे बताता है कि उसके अंकल इस रिसोर्ट के मैनेजर हैं। इसके बाद ये रूम में आकर कपड़े चेंज करते हैं और बीच पर आ जाते हैं। बीच पर ट्रेंड अपने नए फ्रेंड इदलिब के साथ मस्ती करता रहता है। आगे शाम होते ही ये वापस से रूम में आ जाते हैं। इधर प्रिसिका और जॉन के बीच तनातनी का माहौल होता है। प्रिसिका जॉन से कहती है कि हमने इस ट्रिप के बाद बच्चों को अपने डाइवोर्स के बारे में बताने का डिसीजन लिया था, लेकिन जॉन इसके लिए तैयार नहीं होता है। उसे वक्त चाहिए होता है। आगे अगली सुबह बीच पर एक लड़के को दिखाते हैं जो कि एक लड़की को देख रहा होता है। लड़की अपने कपड़े रिमूव करती है और स्विमिंग के लिए पानी में चली जाती है। इसके बाद उसी रिसोर्ट के सीन को दिखाया जाता है। यहाँ हम व्यूअर्स एक और फैमिली को देखते हैं। फैमिली में कपल, उनकी एक प्यारी बेटी कैरा और सासू मम्मी होती है। फिर ये दिखाते हैं कि रिसोर्ट का मैनेजर प्रिसिका और जॉन के पास आता है। मैनेजर इन्हें एक ऑफर देता है कि अगर आप लोग एक बेहतर टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को एक खूबसूरत आइलैंड पर ले जा सकता हूँ। वहाँ पर हमारी प्राइवेट बीच है और हम केवल स्पेशल गेस्ट को ही वहाँ पर ले जाते हैं। ये सुनकर जॉन और प्रिसिका फौरन ही तैयार हो जाते हैं। इसके बाद ये एक बस में उसी बीच तक जाने लगते हैं और इस बस में एक और फैमिली होती है जिसे हमने अभी देखा था। आगे कुछ देर बाद ये उस आइलैंड पर पहुँच जाते हैं। बीच पर पहुँचकर सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि बीच वाकई में बहुत खूबसूरत और शांत होती है। वहीं क्रिस्टल को चुल मचने लगती है और वो अपने फोन से सेल्फीज लेने लगती है। बच्चा पार्टी मैडॉक्स, ट्रेंड और कैरा बीच पर खेलने लगते हैं। दूसरी तरफ बड़े लोग बीच के किनारे पर सन बात ले रहे होते हैं। वहीं हाइड एंड सीक खेलते हुए ट्रेंड पानी में एक चट्टान के पीछे जाकर छिप जाता है। दूसरी तरफ मैडॉक्स और क्यारा उसे ढूंढ रही होती है कि तभी पीछे से तैरती हुई एक डेड बॉडी आ रही होती है। नॉक नॉक, तेरा बाप आया। ये देखकर ट्रेंड बहुत डर जाता है और वो मम्मी मम्मी चिल्लाकर अपने पेरेंट्स की तरफ भागता है। फिर जब जॉन और बाकी के लोग उस जगह पर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर उसी लड़की की लाश होती है जिसे हम व्यूअर्स ने स्विमिंग के लिए जाते हुए देखा था। शोर शराबा सुनकर वो लड़का भी वहाँ पर आ जाता है। इस लड़के का नाम मिज होता है। इन लोगों को तो यही लग रहा होता है कि मिज ने ही इस लड़की के साथ गलत करके इसको मारकर पानी में फेंक दिया है। इस पर मिज कहता है कि मेरा इस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आज सुबह इस लड़की को स्विमिंग के लिए पानी में जाते हुए देखा था और अब इसकी लाश देख रहा हूँ। कि तभी वहाँ पर एक और कपल बीच का मजा लेने के लिए आते हैं। इन कपल्स की लौका तो तब दे जाती है जब इन्हें पता चलता है कि इस बीच पर एक लाश मिली है। कि तभी भागकर क्रिस्टल अपने पति के पास आती है। वो अपने पति से कहती है, स्वामी जी, सासू मम्मी को कुछ हो रहा है। ये सुनकर चार्ल्स अपनी माँ को देखने जाता है। फिर जब माता जी को होश आता है तब वो इन्हें बताती है कि गर्मी ज्यादा है यार, कोई तो नींबू पानी पिलाओ, मुझे चक्कर आ गए थे लेकिन अब मैं ठीक हूँ। ये कहकर सासू मम्मी खामोश हो जाती है और अचानक से उनकी रहस्यमयी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ वही कपल मैडॉक्स और ट्रेंड से उनकी एज पूछते हैं। इस पर मैडॉक्स इन्हें बताती है कि मैं 11 साल की हूँ और मेरा भाई 6 साल का है। ये सुनकर वो मेल कपल मैडॉक्स की खिल्ली उड़ाता है। ये कहते हुए कि मेरे पाथे पर क्या सी बना है, चलो अपनी रियल एज बताओ। इसी बीच प्रिसिका वहाँ पर आ जाती है और वो अपने बच्चों को पहचान नहीं पाती क्योंकि उसके बच्चे ट्रेंड और मैडॉक्स अपनी उम्र से काफी बड़े लग रहे होते हैं। वही मैडॉक्स भागकर अपने पिता के गले लग जाती है। जॉन को भी समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। दूसरी तरफ मिज को यहाँ के हालात ठीक नहीं लगते और वो यहाँ से भागने लगता है। चार्ल्स को ये लगता है कि ये सब कुछ मिज की वजह से हो रहा है, इसलिए वो उसे पेलने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। फिर जैसे ही ये लोग चट्टानों के बीच में से होते हुए जाते हैं तो इनके सर में तेज दर्द होने लगता है और ये वहीं पर लौटकर बेहोश हो जाते हैं। आगे होश आने पर ये खुद को बीच पर पाते हैं। इनका दिमाग चकरा जाता है। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। ये सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि कुछ तो चक्कर है इस जगह पर। उन चट्टानों में जो कोई भी वहाँ पर जाता है बेहोश हो जाता है। ये सब के सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इधर प्रिसिका और जॉन को ये समझ नहीं आ रहा होता कि उनके बच्चे आखिर 2 घंटे में इतने बड़े कैसे हो गए। इधर चार्ल्स मिज पर सनका हुआ होता है। वो उसके फेस पर चाकू पेल देता है। वहीं मिज चार्ल्स को समझाने की कोशिश करता है कि उसका इस सबसे कोई वास्ता नहीं है। कि तभी हम व्यूअर्स ये देखते हैं कि मिज का घाव अपने आप ही भर जाता है। यानी कि इस आइलैंड पर टाइम बहुत तेजी से बीत रहा है।
है। अब इन्हें समझ आ जाता है कि इस आइलैंड पर कुछ तो चक्कर है। फिर ये प्लान बनाते हैं कि ये तैरकर चट्टान के उस तरफ जाएंगे कि इतने में हम व्यूअर्स देखते हैं कि प्रिसिका बेहोश होकर गिर पड़ती है। जॉन बताता है कि प्रिसिका के पेट में एक ट्यूमर है। वहीं चार्ल्स जो कि एक सर्जन होता है वो जॉन से कहता है कि हमें ट्यूमर को बाहर निकालना होगा, तभी हम प्रिसिका को बचा सकते हैं। फिर जैसे ही चार्ल्स अपनी सर्जिकल नाइफ से प्रिसिका के पेट में चीरा लगाता है वैसे ही जख्म अपने आप भर जाता है। फिर ये जख्म को अपने हाथों से खुला रखकर ट्यूमर को बाहर निकालते हैं। ट्यूमर निकलते ही प्रिसिका ठीक हो जाती है और वो पहले से काफी बेहतर फील कर रही होती है। वहीं मेज जब उस लड़की की लाश को देखने जाता है और उस पे से कपड़ा हटाता है तो वो एकदम से चौंक जाता है क्योंकि उस लड़की की लाश पूरी गल चुकी होती है। प्रिसिका बताती है कि लाश को गलने में 7 साल का समय लगता है। अब इन सबको ये तो समझ आने लगता है कि इस आइलैंड पर टाइम का कुछ तो चक्कर है कि तभी जेरिन कहता है कि इस आइलैंड पर टाइम बहुत तेजी से चल रहा है। इस आइलैंड पर बिताया गया 1 घंटा उनकी उम्र को 2 साल बढ़ा देता है। तभी प्रिसिका जॉन से कहती है कि तुम्हारे फेस पर रिंकल्स आ रहे हैं। फिर इन्हें बच्चों की याद आ जाती है कि काफी देर से कैरा और ट्रेंट गायब हैं। अब ये बच्चों को ढूंढने लगते हैं और उन्हें आवाज लगाने लगते हैं कि तभी ये देखते हैं कि ट्रेंट और कैरा जवान हो गए थे। साथ ही कैरा ट्रेंट के बच्चे की माँ बन गई है। इस पर पैट्रिसा कहती है कि कैरा तो 5 महीने की प्रेग्नेंट लग रही है। फिर जैसे ही कुछ मिनट बीतते हैं कैरा की डिलीवरी का टाइम आ जाता है। फिर सब मिलकर कैरा की डिलीवरी में मदद करने लगते हैं, लेकिन डिलीवरी के बाद बच्चा कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाता है क्योंकि बच्चा टाइम के दौरान होने वाले चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर पाता। दूसरी तरफ चार्ल्स की मेंटल कंडीशन खराब होने लगती है। वो नाइफ दिखाकर जेरिन की फाड़ देता है और अब चार्ल्स पूरा पगला जाता है। वो मिच पर नाइफ से अटैक करके उसे मार देता है। इसके बाद जॉन और जेरिन चार्ल्स के पास जाते हैं और उसके हाथ से धीरे से नाइफ छीन लेते हैं। थक हार कर और कोई उम्मीद न दिखने पर जेरिन फर्स्ट स्टेप लेता है कि वो तैरकर चट्टान के उस पार जाएगा और मदद लेकर आएगा। फिर जेरिन पानी में चला जाता है और ये लोग आपस में बातें करने लगते हैं। इन्हें ये एहसास होता है कि इन्हें जानबूझकर फंसाया गया है कि तभी हम व्यूअर्स ये देखते हैं कि पहाड़ से इन पर कोई नजरें रखे हुए हैं। फिर मैडॉक्स जब पानी में स्नान करने जा रही होती है कि तभी एकदम से जेरिन की लाश उससे आके टकरा जाती है। फिर वो चिल्लाकर पानी से बाहर आ जाती है। इसके बाद ये लोग जेरिन की लाश को पानी से बाहर निकालते हैं। इन्हें लगता है कि जेरिन थकने की वजह से पानी में डूब गया होगा। आगे के सीन में कैरा का दिमाग खराब होने लगता है कि वो आइलैंड से बाहर निकलने के लिए चट्टानों के ऊपर चढ़ने लगती है। वहीं ट्रेंट फौरन ही कैरा से नीचे आने को कहता है, लेकिन कैरा एक नहीं सुनती। वो काफी ऊपर तक चली जाती है। वहीं अब इन्हें भी लगने लगता है कि कैरा चट्टान के उस पार जा सकती है, लेकिन कैरा जैसे ही ऊंचाई पर पहुंचती है वो अपने सेंसेस खोने लगती है और फिसल कर नीचे गिर जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। कैरा की मौत से ट्रेंट का बहुत दिल दुखता है क्योंकि वो उसे प्यार करने लगा था। अब बीच पर केवल 6 लोग ही बचे होते हैं कि तभी हम व्यूअर्स ये देखते हैं कि पैट्रिसा की मिर्गी आने लगती है। वो गिरकर मुंह से झाग फेंक देती है और उसकी भी मौत हो जाती है। ये सब लोग वंडर करते हैं कि आखिर पैट्रिसा को हुआ तो हुआ क्या। वहीं अब समय के साथ जॉन की उम्र बढ़ गई है और उसकी निगाहें भी कमजोर हो गई हैं। उसे ठीक से दिख भी नहीं रहा है। दूसरी तरफ प्रिसिका को उम्र बढ़ने के साथ साथ सुनाई देना कम हो गया था। इधर क्रिस्टल की भी उम्र बढ़ने से बूढ़ी हो गई थी। फिर रात को प्रिसिका और जॉन आग के इर्द गिर्द बातें कर रहे होते हैं। वो एक दूसरे से माफी भी मांगते हैं कि उन्होंने एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं की। दूसरी तरफ मैडॉक्स और ट्रेंट बीच पर जरूरत का सामान ढूंढ रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक डायरी मिलती है जिस पर मिसिंग हुए लोगों के बारे में लिखा होता है। साथ ही ये भी कि इस बीच पर कुछ ऐसी रेडियंस है जो उम्र को तेजी से बढ़ा देती हैं। इस बातचीत के दौरान ट्रेंट को दूर पहाड़ों पर कैमरा दिखता है। वो मैडॉक्स से कहता है कि हमें कोई रिकॉर्ड कर रहा है। दूसरी तरफ बीच पर चार्ल्स जॉन पर अटैक कर देता है। जॉन को ठीक से दिख नहीं रहा होता है जिस वजह से वो उससे लड़ नहीं पाता। चार्ल्स जॉन को चाकू ही चाकू मारता है। ये देखकर प्रिसिका जॉन को बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है। दूसरी तरफ मैडॉक्स और ट्रेंट पर क्रिस्टल अटैक कर देती है। वो बच्चों पर पत्थर फेंक रही होती है क्योंकि वो मेंटल हो गई है। फिर वो एक बड़ा सा पत्थर उठाकर इन पे फेंकने वाली होती है, लेकिन वो बड़ा पत्थर उससे संभलता नहीं और वो खुद पर ही गिरा लेती है। डरकर ट्रेंट और मैडॉक्स एक नैरो गुफा में चले जाते हैं। क्रिस्टल भी इनके पीछे आने लगती है, लेकिन क्रिस्टल की हड्डियां कमजोर हो गई हैं, जिस वजह से उसकी हड्डियां टूटकर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। दूसरी तरफ प्रिसिका एक जंग लगी हुई चाकू से चार्ल्स पर अटैक कर देती है, जिस वजह से चार्ल्स की पूरी बॉडी में पॉइजन फैल जाता है क्योंकि इस आइलैंड पर समय बहुत तेजी से बीतता है। वहीं अब चार्ल्स की भी तड़प कर मौत हो जाती है। आगे ट्रेंट और मैडॉक्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो देखते हैं कि उनके पेरेंट्स बूढ़े हो चुके हैं। वो सब एक साथ बैठ जाते हैं कि इतने में जॉन बेहोश होकर गिर जाता है। नब्ज चेक करने पर पता चलता है कि उसकी भी मौत हो गई
जाती है। जॉन की मौत से प्रेसिका को गहरा सदमा लगता है और वो पानी की तरफ जाने लगती है कि तभी वो चक्कर खाकर गिर पड़ती है और उसकी भी मौत हो जाती है। अब बीच पर केवल मैडॉक्स और ट्रेंट ही बचे होते हैं। आगे नेक्स्ट मॉर्निंग ये दिखाते हैं कि दोनों की उम्र काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। दोनों दिखने से काफी बुढ़े लगने लगते हैं। फिर ये पानी के किनारे रेत का महल बनाकर खेलने लगते हैं, क्योंकि कल तक तो ये बच्चे ही थे कि तभी एकदम से ट्रेंट को इदलिब के बारे में याद आता है और वो बैग से इदलिब का लेटर लेकर आता है। उस लेटर पर लिखा होता है कि मेरे अंकल को कोरल पसंद नहीं है। ट्रेंट इस लाइन को डिकोड करने की कोशिश करता है और उसे समझ आ जाता है कि उन्हें समुद्र में कोरल तक पहुंचना है। इसके बाद वो समुद्र में छलांग लगा देते हैं और कोरल की तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसी बीच मैडॉक्स की ड्रेस प्लांट में फंस जाती है और वो पीछे रह जाती है। ये देखकर ट्रेंट फौरन ही मैडॉक्स की हेल्प के लिए आता है और ड्रेस को प्लांट से निकालने की कोशिश करता है। अब यहाँ से सीन कट होता है और हम व्यूअर्स एक आदमी को देखते हैं जो कि इनकी हर एक एक्टिविटी पर शुरू से नजरें रखे हुए था। उसे लगता है कि ट्रेंट और मैडॉक्स पानी में डूब गए हैं। फिर वो फोन पर किसी को कहता है कि इस एक्सपेरिमेंट के सभी लोग मारे जा चुके हैं और मैं डेटा लेकर आ रहा हूँ। फिर वो आदमी एक बैंड में बैठकर लैब में आ जाता है। अब यहाँ हम व्यूअर्स ये देखते हैं कि इस लैब में तो रिसर्च चल रही है और जिन लोगों को भी उस मिस्टीरियस आइलैंड पर भेजा गया था उन पर नई दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा था। उन्हें शरबत में मिलाकर वो दवाएं दी गई थी। अब क्योंकि इस आइलैंड पर टाइम बहुत जल्दी से चलता है, जिस वजह से इनके क्लिनिकल ट्रायल एक दिन में पूरे हो जाते हैं, नहीं तो सालों से भी ज्यादा का टाइम लगता है। तभी वहाँ पर होटल का मैनेजर आता है और वो इन लोगों को गुड वर्क के लिए अप्रिशिएट करता है। आगे के सीन में ये दिखाते हैं कि कुछ नए गेस्ट इस रिसोर्ट में आते हैं। मैनेजर इनका वेलकम करता है और उन्हें शरबत पिलवाने लगता है कि तभी कोई जानबूझकर शरबत को गिरा देता है और ये कोई और नहीं बल्कि ट्रेंट होता है। फिर ट्रेंट और मैडॉक्स दोनों मिलकर ढिंडोरा पीट देते हैं कि यहाँ इस रिसोर्ट में क्या चल रहा है। वो सबको बता देते हैं, साथ ही साथ वो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। फिर फ्लैशबैक में हमें ये दिखाया जाता है कि ट्रेंट ने मैडॉक्स को बचा लिया होता है। मूवी के लास्ट सीन में पुलिस ट्रेंट और मैडॉक्स को रेस्क्यू कर लेती है और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। आई होप मेरे जिगर के टुकड़ों आपको मूवी समझाने का तरीका पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। आई लव यू।